ये समझ लेना चाहिए कि जलप्रपात मतलब वाटरफॉल होता क्या है। हाँ, एक बेसिक परिभाषा। बस इतना कि जब पानी का कोई तेज बहाव कोई नदी किसी पहाड़ी या पठार से ऊंचाई से नीचे गिरती है तो उसे ही जलप्रपात कहते हैं। और बिहार के संदर्भ में ये बात मतलब काफी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि बिहार को तो हम सब एक मैदानी राज्य के तौर पे ही जानते हैं। बिल्कुल सही, यही सबसे आम धारणा है। लेकिन बिहार का जो दक्षिणी हिस्सा है वो असल में छोटा नागपर पठार का ही एक विस्तार है। अच्छा, ओके। और इसी पठारी भाग में, इसी उबड़ खाबड़ इलाके में हमें ये जलप्रपात देखने को मिलते हैं। तो मुख्य रूप से कौन से जिले हैं ये? मुख्य रूप से ये कैमूर, रोहतास और नवादा जिलों में हैं, और इनमें से भी मतलब ज्यादातर आपको रोहतास और कैमूर में ही मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं ककोलत जलप्रपात की। शुरुआत वहीं से करते हैं। हाँ, ककोलत से शुरू करना अच्छा रहेगा। ये नवादा जिले में है। नवादा में? जी। और इसका नाम याद रखना बड़ा आसान है, क्योंकि ये ककोलत नाम की पहाड़ी पर ही है। अच्छा, तो पहाड़ी के नाम पर ही है, फिर तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। कोई कंफ्यूजन नहीं। तो इसकी ऊंचाई और स्रोत के बारे में क्या खास बातें हैं जो मतलब परीक्षा के लिहाज से जरूरी हो? देखिए, इसकी ऊंचाई है 47 मीटर, और अगर फीट में बात करें तो लगभग 160 फीट। 47 मीटर या 160 फीट? जी, ये दोनों ही याद रखना बेहतर है, क्योंकि कभी कभी विकल्प बदल देते हैं। और इसका जो स्रोत है वो बड़ा दिलचस्प है। ये कोडरमा पठार से उतरने वाली 7 धाराओं के मिलने से बनता है। 7 धाराएं? वाह। हाँ, और ये ककोलत नदी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये तो हुई ककोलत की बात। अब अगला कौन सा है? दुर्गावती जलप्रपात। जी, अगला है दुर्गावती जलप्रपात। ये कहाँ पर है? ये आपको मिलेगा रोहतास जिले में। रोहतास? हाँ, इसका नाम दुर्गावती नदी पर पड़ा है, तो नदी का नाम भी याद रखना आसान है। इसकी ऊंचाई लगभग 300 फुट है। 300 फुट काफी ऊंचा है ये तो। जी। यहाँ बस एक बात पर ध्यान देना जरूरी है कि ये रोहतास जिले में है, सासाराम शहर में नहीं। अच्छा, यहीं पर वो रोहतास और सासाराम वाला कंफ्यूजन आता है, जिसके बारे में हमें बात करनी थी। बिल्कुल, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। अक्सर यही गलती होती है। तो इसे जरा साफ साफ समझाइए। यूं समझिए कि रोहतास एक पूरा जिला है और सासाराम उस जिले का हेडक्वार्टर मतलब मुख्यालय है। ठीक है। बिहार के जो प्रमुख जलप्रपात हैं उनमें से 4 अकेले रोहतास जिले में हैं। 4? ओके। हाँ, अब इन 4 में से 2 धुआंकुंड और मांझरकुंड ये सासाराम शहर के अंदर या उसके बहुत पास स्थित हैं। अच्छा, तो धुआंकुंड और मांझरकुंड सासाराम में? जी। और बाकी के 2 दुर्गावती और तुतला भवानी ये रोहतास जिले के दूसरे हिस्सों में हैं, सासाराम शहर में नहीं। तो अगर परीक्षा में सवाल आता है और मान लीजिए विकल्प में रोहतास और सासाराम दोनों दिए हुए हैं, तो धुआंकुंड के लिए सासाराम चुनना ज्यादा सही होगा। बिल्कुल सही। अगर सासाराम विकल्प में है तो वही ज्यादा सटीक उत्तर है, और अगर सासाराम नहीं है, सिर्फ जिले का नाम है, तब तो जवाब रोहतास ही होगा। एकदम स्पष्ट हो गया। तो अब सासाराम शहर में चलते हैं और धुआंकुंड जलप्रपात की बात करते हैं। हाँ, तो धुआंकुंड जैसा हमने बात की सासाराम में है, और इसकी ऊंचाई है 130 फीट। 130 फीट? जी। और सबसे रोचक तथ्य जो इससे जुड़ा है वो है इसकी नदी। नदी? हाँ, इसका संबंध काओ नदी से है, लेकिन वहां की जो स्थानीय भाषा है उसमें लोग इसे काबो नदी भी कहते हैं। काओ या काबो, ये स्थानीय नाम का अंतर भी जानना जरूरी हो सकता है। हो सकता है, बिल्कुल। ठीक है। और सासाराम में ही एक और जलप्रपात है, मांझरकुंड। जी, मांझरकुंड। यह भी सासाराम में ही है। इसकी ऊंचाई है 110 मीटर। 110 मीटर? ये तो धुआंकुंड से काफी ज्यादा है। हाँ, ऊंचाई में ज्यादा है, और ये अपनी सुंदरता के लिए बहुत प्रसिद्ध है। ये एक बहुत लोकप्रिय टूरिस्ट स्पॉट भी है। अच्छा। खासकर कह सकते हैं कि ये एक तरह का सेल्फी पॉइंट बन गया है, क्योंकि यहाँ पानी के काफी करीब तक जाना संभव है। ओके, तो लोग यहाँ आसानी से पहुंच सकते हैं। जी, बिल्कुल। चलिए, अब रोहतास से निकलकर पड़ोसी जिले कैमूर की ओर बढ़ते हैं। वहां कौन सा प्रमुख जलप्रपात है? कैमूर जिले में जो सबसे प्रमुख है वो है तेल्हार कुंड जलप्रपात। कुछ लोग इसे तेलहर जलप्रपात भी कहते हैं। तेल्हार कुंड? जी। यह भभुआ अधोरा मार्ग पर स्थित है। और इसकी क्या खासियत है? मतलब ऐसी कोई बात जो इसे दूसरों से अलग करती हो? है, बिल्कुल है। यह दुर्गावती नदी के उद्गम के पास, मतलब जहां से नदी निकलती है उसके पास, रोहतास पठार पर है। ऊंचाई है 80 मीटर। 80 मीटर? ठीक है। लेकिन इसकी सबसे खास बात जो आपने पूछी वो ये है कि इसका पानी भीषण गर्मी में भी हमेशा ठंडा रहता है। हमेशा ठंडा? ये तो बड़ा अजीब है। जी, बिल्कुल बर्फ जैसा ठंडा। और ये दुर्गम पहाड़ियों से घिरा है, तो इसके बहुत पास जाना थोड़ा मुश्किल है।
तो एक तरफ मांझर कुंड है जहां पहुंचना आसान है और दूसरी तरफ ये तेल्हार कुंड जो थोड़ा दुर्गम है। बिल्कुल। चलिए अब वापस रोहतास जिले में आते हैं। एक नाम रह गया था, तुतला भवानी जलप्रपात। इसके बारे में जानते हैं। जी, तुतला भवानी, इसे तुतला धाम भी कहा जाता है। धाम मतलब यहाँ कोई धार्मिक स्थल भी है? हाँ, धाम शब्द से ही पता चलता है। यहाँ पास में एक मंदिर भी है। ये कछुआ नदी पर है और इसकी ऊंचाई 200 मीटर है। 200 मीटर? ये तो बहुत ज्यादा है। जी, और ये रोहतास जिले में तिलोथू के पास है। तिलोंथू के पास, ठीक है जी। अब कैमूर जिले में एक और जलप्रपात का जिक्र है हमारी जानकारी में, करकटगढ़। हाँ, करकटगढ़ जलप्रपात, ये कैमूर जिले में है और इसकी ऊंचाई करीब 100 फीट है। और इसका मुझे लगता है एक ऐतिहासिक महत्व भी है ना? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। इसका एक खास ऐतिहासिक महत्व है। ये कैमूर वन्यजीव अभयारण्य का हिस्सा है। वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी का? जी, और कहा जाता है कि पुराने जमाने में, मतलब मुगल शासक और बाद में ब्रिटिश अधिकारी, वो लोग यहाँ मगरमच्छ का शिकार करने आते थे। मगरमच्छ का शिकार? हाँ। अच्छा। हाँ, ये उस जमाने का एक तरह का हंटिंग स्पॉट था। दिलचस्प है। एक और बात, इन सभी झरनों से जुड़ी हुई इनकी नदियों के बारे में, ये क्या सदाबहानी है? नहीं, ये एक बहुत अच्छा सवाल है। यहाँ की जो नदियां हैं ये मॉनसूनी हैं। मॉनसूनी मतलब इनमें पानी मुख्य रूप से मॉनसून की बारिश से आता है। तो बारिश के मौसम में ये पूरे उफान पर होते हैं, पर गर्मियों में इनका बहाव बहुत कम हो जाता है। ये उत्तर बिहार की नदियों की तरह नहीं है जिनमें साल भर पानी रहता है। समझ गई। तो अगर हम इन सभी जलप्रपातों को जिलों के हिसाब से एक बार संक्षिप्त में देखें ताकि याद रहे। जरूर। तो कुल मिलाकर 4 प्रमुख जलप्रपात रोहतास जिले में हैं। दुर्गावती, धुआं कुंड, माझर कुंड और तुतला भवानी। एकदम सही। फिर 2 हैं कैमूर जिले में, तेल्हार कुंड और करकटगढ़। जी, और एक है नवादा जिले में जो है ककोलत। ठीक है। बस वो जो रोहतास और सासाराम के बीच का अंतर है उसे ध्यान में रखना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सबसे ज्यादा गलतियां वहीं पर होती हैं। चलिए अब अगला विषय देखते हैं, बिहार के प्रमुख वन्यजीव अभयारण्य। जी। लेकिन शुरू करने से पहले एक बुनियादी सवाल जो हमेशा मन में आता है, वो है राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य में आखिर फर्क क्या है? हाँ, ये एक बहुत जरूरी सवाल है। देखिए, दोनों ही संरक्षित क्षेत्र हैं और दोनों का मकसद एक ही है, जैव विविधता को बचाना। अच्छा। पर जो मुख्य अंतर है वो नियमों और आप कह सकती हैं स्वामित्व में है। राष्ट्रीय उद्यानों की जो सीमाएं होती हैं वो प्रशासन एकदम स्पष्ट रूप से तय करता है। मतलब बहुत सख्त नियम होते होंगे? बहुत सख्त। वहां मानवीय गतिविधियां जैसे चराई या कुछ भी लगभग पूरी तरह से प्रतिबंधित होती हैं। और वन्यजीव अभयारण्य? वो इससे कैसे अलग है? वन्यजीव अभयारण्य वो सरकारी निकायों या फिर निजी संगठन भी चला सकते हैं। इनकी सीमाएं उतनी कठोरता से परिभाषित नहीं होती। तो वहां कुछ छूट होती है। जी, कुछ सीमाओं के अंदर मानवीय गतिविधियों की अनुमति दी जा सकती है। और हाँ, इन दोनों की स्थापना वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत होती है, जो राज्य सरकारों को किसी भी क्षेत्र को अभयारण्य घोषित करने का अधिकार देता है। ठीक है, तो अब बिहार के आंकड़ों पर आते हैं। यहाँ 1 राष्ट्रीय उद्यान और 11 वन्यजीव अभयारण्य है। बिल्कुल। तो जाहिर है शुरुआत उसी एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान से करते हैं। हाँ, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान से। तो ये कहाँ स्थित है और इसकी क्या खासियत है? ये बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में है। इसकी स्थापना 1989 में हुई थी, लेकिन मजे की बात यह है कि पहले ये एक वन्यजीव अभयारण्य ही था। अच्छा, तो इसे बाद में अपग्रेड किया गया। जी, ये लगभग 340 वर्ग किलोमीटर में फैला है और सबसे बड़ी बात, ये बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व भी है। एकमात्र टाइगर रिजर्व? जी। और यहाँ कौन कौन से प्रमुख जीव पाए जाते हैं? जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये रॉयल बंगाल टाइगर्स के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा गैंडा और बाइसन भी यहाँ की शान है। गैंडा भी? हाँ, और साथ ही तेंदुआ, हिरण, काला भालू, जंगली भैंस और एक खास तरह का चमगादड़ जिसे फ्लाइंग फॉक्स कहते हैं, वो भी यहाँ संरक्षित है। वाह! तो अब अभयारण्यों की बात करते हैं। शुरुआत सबसे बड़े वाले से करते हैं, कैमूर वन्यजीव अभयारण्य से। बिल्कुल, ये बिहार का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है। ये कैमूर जिले में है और लगभग 1350 वर्ग किलोमीटर में फैला